हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम पहले जानेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कि अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स That initials accounting processes of recording is the book of accounts of enterprise। इसमें ये बताया गया है कि जो एंटरप्राइज की बुक ऑफ अकाउंट्स होगी उसके अंदर हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, वो क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है ये आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन होता है जैसे परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। जो ट्रांजैक्शन होता है ये क्या होता है? ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट होता है। ठीक है, और इवेंट्स क्या होगा? इवेंट्स होगा रिजल्ट। जैसे कोई अगर हम सामान खरीद रहे हैं, कोई हमारा जो बिजनेस है वो सेल्स का बिजनेस है, कार सेल करने का बिजनेस है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम अगर कार के रॉ मटेरियल को खरीद के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, और सेल तक के प्रोसेसिंग तक, वो क्या है हमारे लिए? वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब वही कार सेल होके हमारे पास इनकम आएगी, कार की जो पेमेंट होगी हमें मिल जाएगी, वो क्या कहलाएगी? इवेंट। ये एग्जांपल एक। ठीक है, तो नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड इनटू। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको क्लासिफाई किया गया है, 4 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन की। इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है क्या, ये देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जैसे ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसे कोई बाहर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल ही इन्वॉल्वमेंट होगा, वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएंगी? वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है कि उसमें क्या होता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन है। कैसे वो? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल का कहीं रोल ही नहीं है, एक्सटर्नल कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है उसमें। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल, सॉरी, बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। कि ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होता है, बाहर की जो चीजें वो इन्वॉल्व होती है। जैसे कैसे? सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। जैसे हमारे यहाँ क्या है, बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी आप सैलरी दे रहे हो, तो क्या होगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी। थर्ड है हमारी कैश ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन होना जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो, वो क्या कहलाएगी? कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसे कोई वो क्या होगी जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। कैसे? जैसे वो कोई हमने गुड सेल किया है, उसकी पेमेंट अभी ना मिलकर बाद में होगी, बाद में मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगी? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? अकाउंट। की अकाउंट होता क्या, ये देख लेते हैं हम। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पार्टिकुलर हेड। इसमें यह बताया गया है कि ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है उसका जो पार्टिकुलर हेड होता है वो क्या कहलाएगा? अकाउंट। जैसे अगर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे बिजनेस का ओनर, उसने क्या किया है, जैसे 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक उसने सामान परचेस किया है। ठीक है, और 15 से अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक उसने सामान क्या किया है? सेल किया है। हर दिन उसने सामान परचेस किया है, हर दिन सेल किया है। तो इसमें क्या करेंगे? डेट वाइज तो आप ग्रुप में वो करोगे ना, जैसे हम लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम। तो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको एक ग्रुप में, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे लेजर, उसमें आप अच्छे समझेंगे अकाउंट मतलब होता क्या है। जैसे हम क्या करें, जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करें डेट वाइज, तो उसको सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करने के बाद एक जगह हम एक ही कॉलम में, एक ही अकाउंट में अगर उसे रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंट कहलाएगा। जैसे हमारे क्या है, परचेस हमने किया है, फर्नीचर हमने परचेस किया है, या फिर कोई मशीनरी परचेस की है, तो हो तो रही है परचेस ही है, तो इसको आप क्या करोगे? इसको रिकॉर्ड करोगे। किस में रिकॉर्ड करोगे? किस में रिकॉर्ड करोगे? इसको परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे।
सेल्स का सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, जो वो मशीनरी आप खरीद रहे हो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो इनका एक पार्टिकुलर हेड होता है जिस उसी के अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगी वो रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कैपिटल की कैपिटल होती क्या है ये देख लेते हैं। कैपिटल जो होती है वो जैसे एंटरप्राइज के अंदर प्रोपराइटर द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल ही कहलाएगा। जैसे बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो क्या है, वो कैपिटल है, ठीक है। और जो कैपिटल है इट मे बी इन द फर्म मनी एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। जो कैपिटल जैसे अगर बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस के अंदर एक तो मनी इन्वॉल्व कर सकता है, मनी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू एसेट्स वो इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कोई अपनी एसेट्स उसने मशीन लगवा दी, मशीन कोई बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी, मशीन लगवा दी वो, तो वो क्या हुई, वो भी एक तरीके से कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि उससे तो बेनिफिट हमें हो ही रहा है आगे चल के ना, तो वो कैपिटल आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन एज नेटवर्थ और ओनर इक्विटी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो अब हम कैपिटल को किस और लैंग्वेज में कैसे जान सकते हैं, मतलब कि किसी और वर्ड्स में कैसे जान सकते हो। कैपिटल तो आप जानोगे, और किस तरीके से आप कैपिटल को जान सकते हो, आप उसे नेटवर्थ से भी जान सकते हो, आप उसको नेटवर्थ से भी जान सकते हो और ओनर इक्विटी से भी जान सकते हो, ठीक है। और कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल का जैसे हमारे पास जो कुल संपत्ति है, जो हमारी टोटल एसेट्स है, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लायबिलिटीज को, कर्जे को। अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप जान लो जो कैपिटल का जो होता है, कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो टोटल एसेट्स है उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज को, तो क्या कहलाएगी, कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो 2 लाख रुपए एसेट्स है, ठीक है, 2 लाख रुपए एसेट्स है हमारी, और जिसमें से हमने क्या किया, लाइबिलिटीज भी हमारे पे 50,000 रुपए की, तो वो कैपिटल इसमें से क्या आएगा, जैसे हमारी एसेट्स थी 2 लाख रुपए और कर्जा था हम पे 50,000 रुपए, तो हमारी जो कैपिटल आएगी 1.5 लाख रुपए आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप जान लो आप। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, मेन है जो लाइबिलिटीज। अभी हम ये देख लेते हैं अकाउंटिंग टर्म में लाइबिलिटीज होता क्या है, ठीक है। लाइबिलिटीज मीन अमाउंट ऑफ पेबल बाय द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जो बिजनेस द्वारा पे किया जाएगा किसी पर्सन को अमाउंट, वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। एग्जांपल में जैसे बिजनेस ओनर ने, बिजनेस को अगर कुछ अमाउंट की जरूरत थी, बिजनेस को कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ी, कैपिटल में वो अमाउंट कम पड़ गया था, इसने बाहर से किसी पर्सन से ले लिया अमाउंट, या बैंक से ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, एक लाइबिलिटी कहलाएगा, कर्जा होगा। लाइबिलिटी जो होती है एक तरीके का कर्जा होता है, ठीक है, वो आप लिख लेना, कर्जा मैं लिख देता हूं, कर्ज होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो होती है वो कर्ज होता है एक तरीके का। लाइबिलिटी मीन वो अमाउंट ऑफ नेट पेबल बाय द बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस द्वारा किसी पर्सन को या फिर बैंक को किसी को भी पे किया जाएगा वो लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर टर्म इज इंटरनल लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो ओनर को पे करनी है वो क्या कहलाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। और ऐसी लाइबिलिटी जो किसी आउटसाइडर्स को, किसी बाहर के पर्सन को देनी हो, वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल में आपका बैंक भी आ सकता है और कोई पर्सन भी आ सकता है, ठीक है, क्रेडिटर्स जिसे हम बोलते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना जान लो, लाइबिलिटीज जो अगर बिजनेस के अंदर किसी वो ओनर को या फिर पार्टनर्स को अगर वो फर्म हमारी पे कर रही है अमाउंट, जो अमाउंट हमने उससे लिया है हम उन्हीं को पे कर रहे हैं, तो वो इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। अगर वही अमाउंट अगर किसी बाहर के पर्सन से हमने लिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है, हमें उसे फ्यूचर में पे करना होगा। तो इंटरनल लायबिलिटी होती क्या है, उसे अगर हम डीपली जान लेते हैं क्या होती है ये। जैसे बिजनेस को कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, तो बिजनेस के पास 2 ऑप्शन थे, या फिर वो बिजनेस ओनर से वो पैसा ले ले, पार्टनर से ले ले, या फिर किसी बाहर के पर्सन से ले ले। तो अब इन दोनों फर्क क्या है, अगर बिजनेस ओनर से वो पैसा लेगी, अगर कंपनी जो कोई हमारा फर्म है वो अगर बिजनेस ओनर से कुछ अमाउंट लेती है तो उसमें क्या होगा, बिजनेस ओनर को वो क्या देगी, इंटरेस्ट तो देगी नहीं, प्रॉफिट देगी बदले में, वो आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना जान लो ये क्या होती है, ठीक है।
एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। पहली जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा क्या है, करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल के बाद देनी होगी, ऐसी लायबिलिटी का अमाउंट जो हमें 1 साल के बाद देना है, वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। और ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट हमें 1 साल के अंदर ही पे करना है, वो क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज। ठीक है। और 6 पॉइंट हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। क्रेडिटर्स आर पर्सन फ्रॉम व्हेन बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कि क्रेडिटर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं और उसे अमाउंट पे करते हैं बाद में। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, कुछ अमाउंट वो कुछ सामान हमने खरीद लिया बिजनेस के लिए, हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ गई, हमने वो सामान खरीद लिया, पर उसकी पेमेंट अभी ना करके 2-3 महीने बाद अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो क्रेडिटर, वो पर्सन जिससे हमने सामान खरीदा वो हमारे लिए क्या है, वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर्स है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में बिजनेस का लेके आपका पर्सन ले लेता हूं, जैसे आप हो, आपको अगर कुछ अमाउंट जैसे 1000 रुपए की जरूरत है, आपने अपने किसी दोस्त से सामान वो पैसे ले लिए, तो वो दोस्त आपके लिए क्या है, आपको तो उसे फ्यूचर में पैसा देना ही है, तो वो दोस्त आपके लिए क्या है, क्रेडिटर होगा। ठीक है। और आप उस दोस्त के लिए क्या कहलाओगे, वो डेब्टर कहलाओगे। क्यों, उस दोस्त को आपसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है। वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी छोटे मोटे डाउट है आप क्लियर कर लो, जैसे आप अगले चैप्टर में जाओगे, आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो आपके काफी डाउट उसी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्रेडिटर्स इज विथ इन 12 मंथ्स देयरफॉर इज ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटीज। कि अब इसमें यह बोला गया है कि क्रेडिटर जो हमारे जो क्रेडिटर होते हैं, अगर वो 12 महीने के अंदर उनको अगर हमें पैसा देना है तो उनको किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, उन्हें करंट लायबिलिटीज के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। और 7th पॉइंट हमारा क्या है, ऐसे ही डेप्टर्स। कि डेप्टर्स क्या होते हैं, डेप्टर्स इज अ पर्सन whom मनी इज रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस ऑन अकाउंट और क्रेडिट सेल। इसमें यह बताया गया है कि डेप्टर्स जो होता है एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हमें अमाउंट रिसीव होता है, मनी रिसीव होता है, किसको, बिजनेस को। ठीक है। वो कैसे रिसीव होगा, मैं ये बता देता हूं। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसने हमसे कुछ सामान अगर उधार खरीदा है, उसका अमाउंट वो अभी ना देकर बाद में देता है, फ्यूचर में अगर देते हैं 2-3 महीने बाद, तो हमारे लिए क्या है, वो डेप्टर्स है। वो पर्सन हमारे लिए क्या है, वो डेप्टर्स कहलाएगा। ठीक है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो हमें पैसा देगा, हमसे उधार सामान तो ले गया, उसकी पेमेंट वो बाद में करेगा। ठीक है। आगे क्या लिखा है, जनरली डेप्टर्स आर रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स देयरफॉर दे आर ट्रीटेड एज करंट एसेट्स। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई डेप्टर है, कोई अगर डेप्टर है, उसका अमाउंट अगर 12 महीने के अंदर हमें रिसीव होता है, तो उसको किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा करंट एसेट्स के हिसाब से। क्यों, 1 साल के अंदर हमें उससे पैसा मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, वो करंट एसेट्स है, क्योंकि हमें तो बेनिफिट हो ही रहा है उससे, पैसा मेरे पास आ ही रहा है। ठीक है। जो हमारा 8 पॉइंट है वो क्या है, वो है एसेट्स। अब हम ये जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल पे अगर बिजनेस का ओनर है, वो अपना अमाउंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। कि बिजनेस का अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से उसे बेनिफिट हो। जैसे उसने बिजनेस में क्या किया, मशीनरी लगवा दी, इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है बिजनेस को। या फिर कुछ फर्नीचर ऐड कर दिए, एसी ऐड कर दी, तो ये सब क्या है, ये एसेट्स हैं। ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, अभी बस इतना जान लो कि ऐसे बिजनेस का अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से उसे बेनिफिट हो, तो वो एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो एसेट्स होते हैं ऐसे वो जिनसे फ्यूचर वो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। ठीक है। और एसेट्स जो होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, एंटरप्राइज के। कैसे हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लैंड हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, और भी कई तरीके से एसेट्स होते हैं हमारे। ठीक है। एसेट्स को डिवाइड किया गया कुछ, उसमें कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा हम देख लेते हैं। पहले हमारा नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा हमारा करंट एसेट्स, तीसरा हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या चीज क्या होती है। जैसे पहले हमारे नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स क्या होता है ये हम देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर तो रहता ही रहता है, 1 साल के बाद भी रहता है, मतलब 12 मंथ के बाद भी रहेगा। जिनका पर्पस हमें सेल करने का नहीं होता, सेल करने के अलावा उससे हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? नॉन करंट एसेट्स। और उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं और वो हमारे पास 12 महीने के बाद भी हमें बेनिफिट देता है वो, ठीक है। जो एसेट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहले है हमारा टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ऐसे एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? टेंजिबल एसेट्स। कैसे? क्योंकि टेंजिबल एसेट्स की खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा आपका? पहले फर्नीचर आ जाएगा और मशीन आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही दूसरे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम छू भी नहीं सकते हैं ना देख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स की खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? गुडविल आ सकती है इंटेंजिबल में, पेटेंट्स आ सकते हैं, कॉपीराइट आ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं जो हमारे सेकंड पॉइंट था, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है हम देख लेते हैं, ठीक है। Those assets which can easily convert into cash and held for resale and for period less than 12 months. करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में 1 साल के अंदर, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं? डेप्टर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये देख लेते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा दे रहा हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, बेनिफिट तो हमें उससे होता ही होता है, जिससे होने वाला लॉस, जिससे हमारा जो ऐसे एसेट्स जिनसे हमें नुकसान तो होता है पर उसके नुकसान को हम क्या करते हैं? 1 साल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो फिक्टिशियस एसेट्स होते तो हमारे लिए करंट एसेट्स हैं, पर इनका जो नुकसान होता है उसे हम 1 साल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, 1 साल के बाद रिकॉर्ड करते हैं। नुकसान नहीं कह सकते उसकी, जो वो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी जब स्टार्ट हुई इसने क्या किया? एडवर्टीजमेंट करवा दिया। तो एडवर्टीजमेंट इसकी कॉस्ट आ गई 10 लाख रुपए, और यही ये 10 लाख रुपए ये चाहती है कि मैं 1 साल के अंदर ना देकर, मतलब दे तो मैंने दिए हैं, नुकसान तो मेरे को हो गया 10 लाख रुपए का, पर ये 10 लाख रुपए ये 1 साल में ना देकर 1 साल से ज्यादा टाइम में देना चाहती है ये। तो ये क्या करेगी? तो ये 3-4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। चलो 5 टुकड़ों में कर लेते हैं इसको। तो 1-1 लाख रुपए नहीं, 2-2 लाख रुपए ये क्या करेगी? हर साल पे करेगी। हर साल 2 लाख रुपए ये अपना नुकसान रिकॉर्ड करेगी। किसमें रिकॉर्ड करेगी? अपने बुक्स में। तो वही फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिनका नुकसान हम रिकॉर्ड नहीं करते 1 साल के अंदर, इनका नुकसान हम 1 साल से ज्यादा समय तक भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो हमारे मैक्सिमम पॉइंट हो चुके हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। पहले हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड किया गया है कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहले हमारे इंटरनल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जो इंटरनल हो रही है, एक्सटर्नल का उसमें कहीं रोल नहीं है, तो इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाती है। और सेकंड था हमारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इन्वॉल्वमेंट एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल कुछ नहीं है उसमें। जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, हमने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी। फिर तीसरा पॉइंट हमारा कैश ट्रांजैक्शन, कि कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, तो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, उधार सामान अगर हमने किसी को बेच दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी, या खरीद लिया है, ठीक है। अकाउंट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंट, कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको आप एक पार्टिकुलर हेड में डालेंगे, उसका एक पार्टिकुलर हेड होगा। जैसे परचेस कर रहे हैं कई सारे सामान, तो उसको आप एक उसमें डालेंगे, एक अकाउंट में डालेंगे ना। जैसे परचेस है तो परचेस का सारा एक अकाउंट बनेगा आपका, इस डेट को इतना सामान हमने खरीदा है, तो वो आप आगे अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे आप बस इतना जान लो, अकाउंट हेड, ठीक है। और तीसरा हमारा कैपिटल, की कैपिटल क्या होती है?
इसमें ये बताया गया है कि ओनर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में वो कैपिटल कहलाएगी, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा ओनर के द्वारा वो कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल भी जो वो ओनर इन्वेस्ट करेगा अमाउंट, वो दो कई तरीके से हो सकता है, या फिर वो मॉनेटरी वैल्यू तो होगा ही होगा, एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर मनी को भी फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। इसको हम कैपिटल को हम और किस भाषा में, किस वर्ड्स में जान सकते हैं, नेटवर्थ के भाषा, वो नेटवर्थ के उसमें वर्ड्स में जान सकते हैं इसको, और ओनर इक्विटी नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, और कैपिटल का मैंने बताया था कि कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में। ठीक है, लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी पर्सन को पे करना हो। जैसे बिजनेस ने कुछ अमाउंट को उधार लिया, किसी से जरूरत पड़ी, कुछ पैसे उधार ले लिए, तो क्या हो गया, एक कर्जा हो गया। लायबिलिटी होती है एक तरीके की कर्जा होती है। तो सीधी बात है, लायबिलिटी में क्या हुआ है, कुछ अमाउंट हमें पे करना है क्रेडिटर्स को, बिजनेस पे करेगा, है ना, पर्सन ही पे करेगा। लायबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी अगर वही पैसा बाहर के किसी पर्सन से ना लेकर अगर बिजनेस अपने ओनर या पार्टनर से पैसा लेता है वही वाला, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल लायबिलिटी कहलाएगी। अगर वही पैसे, उसी अमाउंट को अगर बिजनेस किसी बाहर किसी पर्सन से लेता है या बैंक से लेता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि 2 महीने, वो एक साल 12 महीने बाद भी हमें पे करनी होती है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज कहलाएगी। और करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है जो कि हम 1 साल के अंदर ही पे करते हैं, वो करेंट लायबिलिटीज कहलाएगी। ठीक है, वैसे हमारा क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स का मतलब ये था कोई सामान अगर हम किसी पर्सन से खरीद लेते हैं तो उसको जो अमाउंट हम पे करेंगे, फ्यूचर में अमाउंट पे तो करना पड़ेगा, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या है, वो क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, क्रेडिटर हम जान गए थे। और वही अमाउंट अगर 12 महीने के अंदर हम पे करते हैं तो उसको किस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, करंट लायबिलिटीज के हिसाब से। ठीक है, 7 पॉइंट हमारा डेप्टर्स। तो डेप्टर्स क्या होता है, डेप्टर्स ऐसा पर्सन होता है जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने कोई सामान उसे उधार बेच दिया, उसने हमसे कोई सामान उधार खरीद लिया है, तो अभी ना पेमेंट करे, 3-4 महीने बाद अगर वो पेमेंट करता है, फ्यूचर में कोई पेमेंट करता है, तो हमें उससे क्या हो रहा है, फ्यूचर में इनकम मिल रही है, इनकम आ रही है हमारी, पैसा उससे हमें रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारे लिए क्या है, डेप्टर्स है। ठीक है, और डेप्टर्स को अगर वही डेप्टर्स, जो डेप्टर्स का अमाउंट अगर 1 साल के अंदर हमें मिल जाता है, तो उसको किस हिसाब से ट्रीट करेंगे, करंट एसेट्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स जो होते हैं बिजनेस की संपत्ति होती है। ठीक है, और इसको किस हिसाब से वो, और जिस एसेट्स बिजनेस की संपत्ति होती है और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। और जो एसेट्स होती हैं क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है किसकी, एंटरप्राइज की। ठीक है, एसेट्स क्या क्या हो सकती है, लैंड हो सकती है, मशीन्स हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, और भी कई प्रकार की एसेट्स हो सकती है। तो एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है, किस किस में किया गया, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमने ये जाना कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर तो रहता है, 1 साल के बाद भी रहता है, तो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। और नॉन करंट एसेट्स भी 2 प्रकार की हमारी, पहला है हमारा टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। जो टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगी। जैसे फर्नीचर हो गए और मशीन्स हो गई। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं, ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो क्या कहलाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, गुडविल या फिर पेटेंट्स या कॉपीराइट, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो सेकंड पॉइंट हमारा था करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, डेप्टर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, कैश हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अभी हमने पढ़ा है इसमें। और वैसे ही हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो होते तो करंट एसेट्स हैं, पर जिनका लॉस हम करंट एसेट्स में ना करके नॉन करंट लायबिलिटीज में चढ़ाते हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कर होंगे हमारे लिए करंट एसेट्स, जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है, इतना ही था बस इसमें। आज की क्लास यही खत्म होती है और नई क्लास हम कर लेते हैं और उसमें हम और नए टॉपिक जानेंगे। और इसमें आपके जो छोटे मोटे कुछ डाउट्स थे वो आप जैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नई क्लास के साथ।
जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।